सिंध पर अरब विजय को स्टैनली लेन पूल, एल्फिस्टन इत्यादि जैसे विद्वानों ने बगैर परिणामों की जीत कहा है, क्योंकि इसमें मुस्लिम, अरबों और भारतीय शासकों में से किसी की भी कोई बड़ी विजय नहीं हुई थी। उनका मत है कि अरब की जीत का भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर कोई प्रभाव अथवा परिणाम नहीं हुआ था। वह शेष भारत की राजनीतिक अथवा सैन्य स्थितियों को प्रभावित नहीं कर सकी थी। अरब शासन सिर्फ सिंध क्षेत्र में सीमित था और भारतीय शासक अरबों को अपने सीमांत क्षेत्रों से बाहर निकाले अथवा उनसे डरे बगैर अपने राज्यों पर शासन करते थे। अरबों का प्रभाव उपमहाद्वीप के एक छोटे भाग तक सीमित था। वे तुर्कों के विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पैर नहीं जमा पाए थे। तुर्की ने कुछ शताब्दियों बाद ही अपनी पूर्ण सल्तनत अर्थात 12वीं शताब्दी से शुरू दिल्ली सल्तनत स्थापित कर ली थी। इस मत की आलोचना करने वाले विद्वानों ने इसके खंडन के लिए अनेक तर्क दिए हैं। उनका मानना है कि भले ही विजय का भारत के राजनीतिक भूगोल पर खास प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन इसका दोनों पक्षों पर निश्चित रूप से राजनीतिक असर हुआ था। ऐसा आगे लगे ही कि स्रोतों से पता चलता है मोहम्मद बिन कासिम उतना ही कुशल प्रशासक था जितना कुशल योद्धा था। अपनी विजयों के बाद उसने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखा था और वह मुस्लिम शासन के तहत अच्छा प्रशासन देने में यकीन रखता था। गैर मुस्लिमों के साथ उसके द्वारा की गई व्यवस्थाओं ने उपमहाद्वीप में बाद में मुस्लिम राज्य नीति का आधार बनाया गया। अपने चाचा हज्जाज के कुशल मार्गदर्शन में उसने पराजित जनता को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। उसने मूल देसी रीति रिवाजों और परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए राजनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन किया। न ही उसने गैर मुस्लिमों को बलात् मुसलमान बनाया और न ही सामाजिक व्यवस्थाओं जैसे जाति प्रथा को खत्म किया। इस प्रकार जाति प्रथा अप्रभावित रही और पहले के समान ही अपनाई जाती रही। इस प्रकार की प्रथाओं के पाए जाने से अरब और मुस्लिम जगत को भारतीय सामाजिक और राजनीतिक तंत्रों की कमजोरियों का पता चला। इसलिए सामाजिक ताने बाने में इन दरारों का उपयोग उनके द्वारा अपने लाभ के लिए किया गया। जैसे कि पहले चर्चा की गई है, संभवतः ब्राह्मणाबाद के ब्राह्मणों को उनके द्वारा भरोसेमंद व्यक्ति माना गया, जिससे अरबी राज्य व्यवस्था और प्रशासन को चलाने में उनका पूर्ण सहयोग मिलता रहे। निसंदेह अरब हमले ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को तब तक प्रभावित नहीं किया था, लेकिन इसने निश्चित रूप से क्षेत्र की सामाजिक कमजोरियों को उजागर किया। इनका उपयोग हमलावरों द्वारा कुछ शताब्दियों बाद किया गया। साथ ही भारतीय और अरब संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक मेल का प्रभाव विभिन्न अन्य क्षेत्रों जैसे साहित्य, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान इत्यादि पर भी दिखाई दिया। बौद्धिक स्तर पर ऐसे संपर्कों से दोनों संस्कृतियों का परस्पर वृद्धि और विकास हुआ। पहला अभिलेखित हिंद अरब बौद्धिक संपर्क सारस्वती सीई में हुआ था, जब एक हिंदू खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत नामक संस्कृत पुस्तक के साथ बगदाद पहुंचा। इस पुस्तक का एक अरब गणितज्ञ के द्वारा अरबी में अनुवाद किया गया था, जिसे सिंध हिंद नाम दिया गया। इसका अरब खगोल विज्ञान के विकास पर अत्यधिक प्रभाव हुआ, यद्यपि गणित की 3 अन्य पुस्तकों का भी अरबी में अनुवाद किया गया था। गणित में भारतीय संस्कृति का अरब विद्वता पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान अरबी अंकों का था। अरबों की सिंध पर विजय, तुर्की आक्रमण, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। इसी प्रकार अरबों द्वारा भारतीय चिकित्सा शास्त्र पर और भी अधिक ध्यान दिया गया था। कम से कम 15 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया गया, जिसमें चरक और सुश्रुत की भी थी। भारतीय चिकित्सकों को बगदाद में अत्यधिक आदर और सम्मान दिया जाता था और इसलिए काफी संख्या में भारतीय चिकित्सक वहां पाए जाते थे। मन का एक ऐसे ही चिकित्सक थे जिन्होंने बीमार खलीफा हारून अल राशिद का उपचार करके यश और धन कमाया था। इसके साथ ही ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र ने भी अरबों का ध्यान आकर्षित किया और इन क्षेत्रों की अनेक पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। इन्हें भी अरब इतिहास लेखनों में संरक्षित रखा गया है। अन्य अनुवाद शासन कला, युद्ध कौशल, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, जादू इत्यादि के क्षेत्रों से थे। इसी प्रकार पंचतंत्र की प्रसिद्ध पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ और अरबी में उसे कलीला और दिमना की कहानी के रूप में जाना गया। भारतीय संगीत का असवी संगीत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, यद्यपि इसकी किसी पुस्तक का अनुवाद नहीं पाया गया है। जाहिज नामक अरबी लेखक ने अपनी पुस्तक में बगदाद में भारतीय संगीत को मिले सम्मान के विषय में लिखा है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की जनता के संगीत को आनंददायक कहा है। भारतीय संगीत पर एक अन्य ऐसा संदर्भ है एक अन्य अरब लेखक का है
जिसने लय डेटा समय अग्रहण है। धुनों और तरंगों पर भारतीय पुस्तक की बात। भारत का इतिहास 111 लगभग 750-1206 ईस्वी की है। कुछ विद्वानों द्वारा यह सुझाया गया है कि अरबी संगीत के अनेक तकनीकी शब्द फारस और भारत से लिए गए हैं। इसी प्रकार भारतीय संगीत में अनेक फारसी अरबी लय तान है, जैसे येमन और हिज। अरबी पुस्तकों में भारतीय और अरबी संस्कृतियों के बीच के रिश्तों पर इतनी जानकारी उपलब्ध होने के कारण यह कहना अतार्किक होगा कि सिंध पर अरब की विजय बगैर परिणामों की जीत थी। दूसरे शब्दों में, सिर्फ राजनीतिक परिणामों को ही महत्व देना और सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य प्रभावों या परिणामों की अनदेखी करना गलत होगा। OPLES गजनवी साम्राज्य अपने महानतम विस्तार पर लगभग 1300 ईस्वी अरब लीग स्रोत विकिमीडिया कॉमन। यह अल्पतेगिन नामक समानित साम्राज्य के एक तुर्की दास द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में गजनवियों को सेल्युकिड और रीति राजवंशों ने भी हराया था। असल में ख्यारिमी राजवंश ने आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसे चंगेज खान पर के चंगेज खान के निर्मम मंगोल हमलों ने मार कर दिया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए इस्लामी तुर्की के विभिन्न समूहों के बीच लगातार युद्ध हुए थे। उन सभी ने युद्ध के मैदान में अच्छे सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया और सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। इतिहासकार सतीश चंद्र मध्य एशिया के तुर्की योद्धाओं की सैन्य दक्षता के बढ़ने के कुछ कारकों के बारे में बताते हैं। इन कारकों को जानना जरूरी है क्योंकि इनके द्वारा भारतीय राजशाही के खिलाफ उनकी सफलता के पीछे के कारणों का पता चलता है। पहला महत्वपूर्ण कारण यह था कि मध्य एशिया में घोड़ों की बेहतरीन नस्लें पाई जाती थीं। पूरी दुनिया में यही घोड़ों की सबसे अच्छी किस्में थी और उन्हें मजबूत अनुशासित योद्धाओं द्वारा पाला जाता था। ये घोड़े अब और भारत में आयात किए जाते थे क्योंकि यहाँ के घोड़ों की देशी नस्लें मध्य एशियाई घोड़ों की तरह अच्छी नहीं थीं। पूर्व के लोग घोड़े पालक के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध हुए। दूसरा कारण यह था कि युद्ध उपकरण आसानी से उपलब्ध थे। पूर्व का क्षेत्र, इसे धौर या धौर भी कहा जाता है, अफगानिस्तान के 24 प्रांतों में से एक था। इसके पड़ोसी क्षेत्र धातुओं, विशेष रूप से लोहे की धातुओं में समृद्ध थे। इस स्थलाकृतिक क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं में धातुएं बहुतायत में पाई जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लोहा भारी मात्रा में उपलब्ध था। पूर्व के लोग बड़ी संख्या में हथियारों और युद्ध उपकरणों का उत्पादन करते थे। उन्होंने पड़ोसी देशों में इन वस्तुओं का निर्यात किया। हुदुपुल आलम के अनाम लेखक के शब्दों में, इस प्रांत से दास, कवब, जिरा, कोट, जौशन और अच्छे अस्त्र शस्त्र लाए जाते थे। उस समय के एक अन्य लेखक के अनुसार घुर और काबुल से लेकर कुरलुक, कर्कलुक, कालुक तक का पूरा इलाका मध्य एशिया में अल्ताई पहाड़ों के एक प्रमुख तुर्किक आदिवासी संघ का क्षेत्र था। पश्चिम में धातु के काम में व्यस्त था, इसलिए युद्ध के औजार और सामग्री तुर्की योद्धाओं के लिए आसानी से उपलब्ध थे। जब महमूद गजनी ने एनबाईडीसीडी में घुर पर हमला किया तो उत्तर के प्रमुख अबुल हसन खालफ में उसे छाल और कुइरास के साथ कई अस्त्र शस्त्र दिए। महमूद ने घुरिद हथियारों के मूल्यों को पहचाना और उसकी प्रशंसा की। उसने घुरिद अधिकारियों को घेराबंदी युद्ध के विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किया। इस तरह अच्छी गुणवत्ता वाले घोड़ी और युद्ध सामग्री की आपूर्ति ने हर जगह तुर्की को उनकी सैन्य गतिविधियों में मदद की। पुर ने हाल ही में मुस्लिम सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अपने दरवाजे खोले थे। मध्ययुगीन युद्ध में दो सबसे महत्वपूर्ण जरूरतें थीं, घोड़े और लोहा। अरबों की सिद्ध पर विजय, तुर्की आकरंड, पिसूर गजनी और मोहम्मद गौरिर। घुर के साथ अफगानिस्तान का नक्शा। श्रेय TUBS स्रोत विकिमीडिया कॉमन्स। तुर्की योद्धाओं की सफलता के लिए जिम्मेदार एक और कारक उनकी गाजी भावना थी। यह पहली बार पश्चिम एशिया में देखा गया था कि तुर्की योद्धाओं को तुर्कमैन या तुर्कीमान नामक गैर तुर्की खानाबदोश योद्धाओं के खिलाफ लगातार लड़ना पड़ा था। इस समय ट्रांसऑक्सियाना का क्षेत्र ईरानी शासन के अधीन था। इसके आसपास के क्षेत्रों में तुर्क और गैर मुस्लिम खानाबदोश तुर्कमानों का निवास था। तुर्क और गुज या ओगुज जैसे तुर्की मानों के बीच लगातार झगड़े होते थे। वे काराकितई मध्य एशियाई मैदान में रहते थे। इस अवधि के दौरान तुर्की सम्राटों ने गुलामी को पकड़ने के लिए तुर्कमेन क्षेत्रों में निरंतर घुसपैठ की। वर्तमान अफगानिस्तान के हेरात, वर्तमान ईरान के सिस्तान, वर्तमान उज्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा के गुलाम बाजारों में इन गुलामों की बहुत मांग थी।
पुरिन बाजारों में दासों की आपूर्ति किया करते थे। इस तरह के अभियानों में शामिल योद्धा लूट से कमाने के लिए स्वतंत्र हैं। में इसका अर्थ है विश्व की सीमाएं। यही शताब्दी में शरारती में लिखी गई भूगोल पर एक रचना है। लेजियन जोजियन कवाती था, जो अफगानिस्तान के 24 प्रांतों में से एक था। एक योद्धा के लिए इस्लामी राज्य पर एक उपाधि था, जी मुस्लिम योद्धाओं यानी को दिया गया था और कई टोमन सुल्तान द्वारा इस्तेमाल किया गया था। भारत का इतिहास लगभग 6 सी ले रहे थे। हालांकि इस तरह की लूट और लूट के पीछे मुस्लिम तुर्की योद्धाओं का एक अन्य उद्देश्य था। इस्लाम को गैर मुस्लिम आबादी के बीच फैलाना था और इसलिए उन्हें गजियों के रूप में जाना जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि गाजी की भावना को पहले मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों से लड़ने के लिए सुयोजित किया गया। बाद में इसे भारत में अविश्वासियों के खिलाफ अपनाया गया था। महमूद गजनी अफगानिस्तान का एक लुटेरा था। उसने भारत पर आक्रमण के समय उसी गाजी की भावना को अपनाया और प्रदर्शित किया। कुछ इतिहासकार भारतीय उपमहाद्वीप में उसके आक्रमण और विजय को एक पवित्र युद्ध के रूप में देखते हैं। इसमें सहायता करने वाले स्वयंसेवकों की कोई कमी नहीं थी। उनकी विजय पूरे पूरब में प्रसिद्ध थी। कुछ 20 ज़ुरज़ुर योद्धा ओनक्सस के आगे से आए थे। वे प्रार्थना करते थे। पश्चिम और मध्य एशिया में निरंतर परिवर्तन की स्थिति क्रमशः 11वीं और 12वीं शताब्दी में महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी जैसे मुस्लिम तुर्की द्वारा मारद पर किए गए सफल आक्रमण को कवीं शताब्दी में सिंध की विजय द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि के चरमोत्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है। मध्य एशिया में तुर्की के उदय और भारत में उनके बाद के आक्रमणों के साथ 11वीं और 12वीं शताब्दी में वे उत्तर पश्चिमी सीमा पर पैर जमाने में सफल रहे। महमूद गजनी और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी द्वारा की गई लूट की घटनाओं के कारण इस्लाम भारत में प्रवेश कर सका। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम तुर्की द्वारा आक्रमण महमूद गजनी की लूट से शुरू हुआ। 12वीं शताब्दी के अंत में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना में इसका चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। हम यहाँ मुस्लिम आक्रमण विजय के विभिन्न चरणों और मुस्लिम शासन के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही उन कारकों की भी जांच करेंगे जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया। जैसा कि पहले बताया गया है, ये शादी सोई से ही पश्चिम एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। हालांकि 2वीं शताब्दी के अंत से यह स्थिति बदलने लगी। इन्होंने अपनी ऊर्जा और संसाधन का अधिकांश भाग मध्य एशिया के बुत परस्त तुर्की से लड़ने में कर दिया था। साम्राज्य कई आक्रामक राज्यों में बंट गया। इन राज्यों पर गैर तुर्वा शासकों और तुर्की राजाओं अथवा सुल्तानी ने शासन किया। इन सभी राज्यों ने खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार किया। खलीफा को इसकी औपचारिक वैधारा मंजूर औपचारिक पात्र अनुदान पत्र से मिली थी। इनमें से अधिकांश मुस्लिम शासकों ने स्वयं को सुल्तान कहलाना शुरू किया। दूसरी ओर 2वीं शताब्दी में तुर्की खानाबदोश मध्य और पूर्व एशिया के बीच के क्षेत्र ट्रांसोनक्सियाना, इनसे अरबी स्रोतों में मवारुन नहर और फारसी में फरारूद के रूप में जाना जाता है, में घुसपैठ कर रहे थे। उनके पास अच्छी सैन्य कुशलता थी, इसलिए अब्बानित्य खलीफा और ईरानी शासकों ने उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर किराए के सैनिकों, महल के रक्षकों और दासों के रूप में भर्ती कर लिया। धीरे धीरे इन इस्लामी तुर्की कमांडरों को भाषा, शिष्टाचार, प्रशासनिक नीतियों आदि में फारसीकृत किया गया। इसका मतलब है कि इस तुर्की शासक वर्ग ने फारसी संस्कृति को आत्मसात कर लिया था और इन्हें अपने खलीफा वह होता है जिसमें मुख्य मुस्लिम नागरिक और धार्मिक अधिकार निहित होता है और यह पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी और पूरे समुदाय के एक नेत्र के रूप में माना जाता है। खलीफा ने बगदाद में 125 तक और मिस्र में 1817 में हुए ऑटोमन और शासन किया। वह शीर्षक ऑटोमन मुतापाल था जब तक कि इसे 1944 में समाप्त नहीं कर दिया गया। इस्लाम के केंद्रीय मार्मिक पद कुरान शरीफ में भी 2 बार खली का शब्द आया है। इसमें मैं किया, दूसरे इसने राजा डेविड को ईश्वर संग किया गया है। इसमें उन्हें जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा और न्याय साधन करने की सीख दी गई है। नस्लीय मूल पर गर्व था। वे दी भाषाएं बोलते थे। अंततः उन्होंने पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप दोनों में अपनी शक्ति का विस्तार किया। अरबों की सिंध पर विजय, तुर्की आक्रमण, सामूद गजनी और मोहम्मद गौरी। 9वीं शताब्दी में ट्रांसोक्सियाना के क्षेत्र और प्रधान इलाकों का नक्शा। श्रोता गाथली स्ट्रेंज 1905 वो लैंड्स ऑन ऑफ द ईस्टर्न कैलिफेट, मेसोपोटामिया, पार्विया और सेंट्रल एमिया
अब्बासिद साम्राज्य के पतन के बाद इस क्षेत्र की स्थिति गुप्तोत्तर कालीन उत्तर भारत जैसी हो गई थी। यह कई शासकों द्वारा शासित था। प्रत्येक शासक अपने क्षेत्र और सत्ता के विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसके अलावा इन राज्यों में कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने सत्ता पाने के लिए राजा को सिंहासन से हटाने का प्रयास किया। इसमें न जाने कितने राजवंशों का उदय और पतन हुआ। पश्चिम और मध्य एशिया में इस तरह के राजनीतिक प्रवाह के बीच किसी भी राजवंश की ताकत और अरितंत्य के पीछे मुख्य कारक इसकी सैन्य शक्ति और पक्षता थी। इसलिए हम कई राजवंशी को एक के बाद एक सत्ता में आते देखते हैं। इस तरह समानिद वंश ने 874 से 100 ईस्वी तक शासन किया।